गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे पढ़ना है, उसका हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अब क्या पढ़ना है। तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग ने नया सिलेबस डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो उस सिलेबस के सबसे पहले हम बिंदुओं को समझेंगे जो लिखा गया है, फिर उसको हम थोड़ा डिकोड करेंगे, ये समझेंगे कि उनमें कौन से बिंदु हैं जो नहीं लिखे गए फिर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखा गया है उसी को समझते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम 2024। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने जो लिखा गया है वहीं से हम समझते हैं। सबसे पहले भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास, जो इन्होंने टर्म यूज किया है, भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास, मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास। तो एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम भारत और फिर मध्य प्रदेश, तो हम भी इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा गया और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा, वो समझते हैं। सबसे पहले हम इधर भारत को उठाते हैं। ठीक है ना, तो भारत में क्या लिखा गया है, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, जैसे कि इस कलर से लिख, ये वाला कलर ठीक है। ठीक है ना, भारत में क्या लिखा गया है, भारत का संवैधानिक विकास। फिर हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास या संवैधानिक व्यवस्था। रुको, व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है ना, व्यवस्था, इसको मिटाते हैं, इधर भी व्यवस्था करने, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, ऐसी भारत की संवैधानिक व्यवस्था। तो हम यहां से चलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो लिखा गया उसके हम एक एक पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो लिखा गया है वो लिखा गया संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। दूसरा इन्होंने लिखा गया है संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, कॉमा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व संसद। ठीक है, तीसरी चीज लिखी गई है, तीसरी लिखी है संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। ठीक है ना, यूनियन जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका व न्यायिक व्यवस्था, व न्यायिक व्यवस्था। ठीक है ना, तीसरे के बाद जो चौथी चीज लिखी गई है, चौथी चीज में इन्होंने लिखा है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना, फिफ्थ जो पॉइंट लिखा गया है किसमें, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में। तो भारत का संवैधानिक व्यवस्था में, ठीक है ना, भारत की संवैधानिक या भारत का संवैधानिक व्यवस्था में जो फिफ्थ पॉइंट लिखा गया है, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देशक की बात की गई है। ठीक है ना, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। ठीक है ना, प्लस क्या है, और राज्य के नीति निर्देशक तक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये फिफ्थ। सिक्स्थ में इन्होंने जो लिखा गया है
छठवें छठवें में इन्होंने लिखा गया है कि जो स्टेट और सेंटर मतलब राज्य की और प्रदेश की जो संविधान और संवैधानिक इकाइयां हैं ना, उनके बारे में। राज्य व प्रादेशिक की संवैधानिक व संविधिक संस्थाएं व आयोग, इंस्टीट्यूशन एंड कमीशन, इनकी बात की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी बात की गई है। ठीक है ना, वो है। तो सबसे पहले क्या है, संविधान सभा लिखा गया सिलेबस में, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति शासन, फिर दूसरी संघीय न्याय व न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा क्या है, राज्य व प्रदेश की संविधायक और संवैधानिक संस्थाएं आयोग। ठीक है ना, ये पूरा सिलेबस लिखा गया है। तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं किस पर, फिर हम समझेंगे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसके आगे समझते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक, मध्य प्रदेश। दूसरा जो है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हम पहले बिंदु पे बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले बिंदु पर बात की गई है वो क्या है, विधानसभा लिखा गया है। विधानसभा के बाद इसी में समझ लेते हैं मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल, ये पहला मंत्रिमंडल के बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है ना, विधानसभा हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, उच्च न्यायालय। ठीक है ना, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है ना, ये हो गए कौन सी, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में जो पहला पॉइंट आयोग ने हमें लिख के भेजा। दूसरा पॉइंट जो इसमें कहा गया है, दूसरे पॉइंट में बात की गई है जो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था की बात हर स्टेट में होती है, तो ये स्पेसिफिक हमें किस में पढ़ना है, मध्य प्रदेश में। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था व नगर प्रशासन, ये लिखा गया है, नगर प्रशासन। ठीक है ना, नगर प्रशासन की बात की गई। ये थर्ड में हम लिखेंगे, थर्ड में ये लिखा गया है इन्होंने भारत के संवैधानिक व्यवस्था में, उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको अलग से भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम पीटी में समझेंगे कि इन्होंने लिख दिया। वो क्या लिखा है, क्या, मध्य प्रदेश में सुशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन, मतलब सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। इन्होंने लिखा है अंदर अभी शासन व्यवस्था, अभिशासन व्यवस्था। तो बहुत से वजह समझते हैं अभिशासन का मतलब क्या होता है, सुशासन का मतलब क्या होता है। देखो, अभिशासन मतलब क्या होता है, गवर्नेंस, गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं, गुड गवर्नेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, सिलेबस, जो कि आयोग ने हमें लिख के दिया है, आयोग ने। ठीक है ना, तो
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, और कितने अच्छे से पढ़ना है। और इसमें वो चीजें भी हम देखेंगे जो लिखी नहीं गई है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वो पूछेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक बार आप इसको देख लो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति व शासन, संघीय न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नगर के मौलिक अधिकार, ठीक है ना, राज्य के नीति राज्य व प्रदेश की संविधिक और संवैधानिक संस्था व आयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं भारत का। तो हमने सबसे पहले इसमें पॉइंट उठाते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। तो देखो कोई भी विषय हो, विषय को पढ़ने से पहले थोड़ा उसमें इतिहास पढ़ना पड़ता है, इतिहास में थोड़ा जानना पड़ता है, क्योंकि वो विषय जब बना तो किन परिस्थितियों में बना और कैसे वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जैसे कि अगर हम दुनिया में समझें तो दुनिया में जो संविधान है, सबसे पहले संविधान किसका माना जाता है, ब्रिटेन का संविधान, लेकिन वह लिखित संविधान नहीं माना जाता है। आगे हम समझेंगे कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है, और अलिखित को ही इवॉल्व संविधान बोलते हैं, विकसित संविधान, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, जिसको इन्वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। और लिखित का इनेक्ट वाला जो लिखा जाता है। तो लिखित संविधान अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें आया था 1789 में। सेकंड जो आया था वो कहीं ना कहीं किसका हमें देखने को मिलता है, अमेरिका का संविधान। और ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान क्या है, लिखित नहीं है, धीरे धीरे। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बड़ा जरूरी होता है। तो जैसे कि इन्होंने जो सिलेबस में लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, संविधान सभा। तो संविधान सभा की अगर हम बात करें कि संविधान सभा को हम कैसे पढ़ेंगे, संविधान सभा, ठीक है ना। संविधान सभा का सीधा सा मतलब यह होता है कि जब कभी भी किसी देश का संविधान बना होता है तो वहां के लोग अपने लोगों को निर्वाचित करते हैं, निर्वाचन करने के बाद जो लोग बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते हैं वही संविधान सभा में बैठते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हो नेपाल की संविधान सभा, श्रीलंका की संविधान सभा। तो हर एक देश जब अपना संविधान निर्माण करता है तो उसमें निर्वाचित सदस्यों को भेजता है, फिर वो संविधान सभा का निर्माण करते हैं, जिसमें कि संविधान बनने की एक श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझे, हमें पढ़ना, देखो संविधान सभा ने लिखा है, लेकिन संविधान सभा का हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, इसकी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें कम से कम बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको संविधान सभा में डायरेक्ट आ गए तो हम थोड़े विचलित हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, ये सब हुआ, वो सब, तो उसमें नहीं पढ़ना। हम सबसे पहले अगर समझेंगे तो संवैधानिक विकास की बात करेंगे हम, कि संविधान सभा तक आते आते उसके पहले क्या क्या मांगे हुई, संवैधानिक विकास की बात करेंगे। और संवैधानिक विकास की बात कहां करेंगे, भारत में संविधान विकास की बात करेंगे। दुनिया में नहीं करना है कि भाई इंग्लैंड में कैसे आया, फ्रांस में कैसे आया, जर्मनी में कैसे आया, अमेरिका में कैसे, भारत में। तो भारत में अगर संवैधानिक विकास की बात करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमें कहां जाना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट में जाना पड़ेगा। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट पर जाएंगे हम। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम फिर कहाँ आएंगे, फिर चार्टर्ड एक्ट में आएंगे, फिर दूसरे चार्टर्ड एक्ट में आएंगे, ठीक है ना, फिर भारत शासन अधिनियम में आएंगे, फिर उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम के बाद हम 1861 में आ रहेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम के बाद फिर हम कहीं ना कहीं मार्ले मिंटो सुधार में आ जाएंगे, ठीक है ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, 1919 में आ जाएंगे, वो 1909 में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर 1919 में, फिर 1935 में, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा, संवैधानिक विकास हो रहा है। संवैधानिक विकास से इससे ही हम कहाँ तक आएंगे, संविधान सभा पे, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भारत सरकार अधिनियम। फिर क्या हुआ कि संविधान, देश में क्या हो रहा है कि संविधान धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन ये किसका हो रहा है, ये हम किसी के शासन के अंदर रह रहे हैं, वहां विकास हो रहा है, मतलब ब्रिटेन के रहते हुए भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये हो किसके रहा है, ब्रिटेन के संविधान, क्योंकि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बस वो एक देश में रूल कर रहा है तो उस देश में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, दूसरे देश में अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। लेकिन एक संविधान की यात्रा है, तो वो यात्रा संविधान सभा तक कैसे पहुंची वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझेंगे तो उतने अच्छे से इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि देश आजाद होने लगा। देश आजाद होने के बाद फिर ये मांग उठने लगी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में, कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए, ठीक है ना, और भारत की संविधान भारतीय लोगों के ही निर्माण करना चाहिए। तो देश में अगर सबसे पहले मांग हम देखें तो सबसे पहले मांग 1952 में गांधी जी ने मांग की, ठीक है ना, कि भारत का एक संविधान होना चाहिए।
उसके बाद अगर 22 के बाद जाएंगे, अगर इसके पहले भी हमें जाना चाहिए तो तिलक ने भी मांग की थी कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए, ठीक है ना। फिर गांधी जी ने मांग की। गांधी जी के बाद जो 1934 में अगर बात करेंगे तो एम एन रॉय, नाम सुना होगा, मानवेंद्र रॉय, ये कुछ नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जिन्होंने मांग की थी। कम्युनिस्ट पार्टी वही है जो अभी वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ठीक है ना, ये उसी के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जो कि एम एन रॉय 1934 में मांग की थी, ठीक है ना। फिर मोतीलाल नेहरू आए तो नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान की मांग की गई थी, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट आते आते 34-35 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद उसमें ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे ये कह दिया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम संविधान निर्माण में आपकी हेल्प करेंगे और संविधान सभा की बात करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन में भी यही बात की गई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन से कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। और क्रिप्स मिशन से बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका ये कहना था कि संविधान सभा एक नहीं दो होनी चाहिए या हमें स्वतंत्र राष्ट्र बन देना चाहिए। तो कहीं ना क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया, जो कि 42 में आया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद फिर आया था तो वो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन की बात कहीं ना कहीं मान ली गई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, जो क्रिप्स मिशन विफल हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की बात तो नहीं मानी थी, लेकिन यह मान लिया था कि एक हम स्वतंत्र संविधान सभा या आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार दे देंगे, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन आए, यहीं से फिर संविधान सभा की यात्रा शुरू होती है कि क्योंकि कैबिनेट मिशन में ही यह प्रावधान था कि भारत की एक संविधान सभा होगी, ठीक है ना। उस संविधान सभा में उस समय अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत में दो होते थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत होते थे, जैसा कि हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है ना। दूसरा देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन में यही कहा गया कि इलेक्शन होगा ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में। टोटल अगर इलेक्शन की बात करें तो 389 मेंबर होंगे, किसमें, संविधान सभा में। संविधान सभा में 38 मेंबर होंगे तो इन दो वार्डों में बांट दिया जाएगा। 296 किसमें होंगे, ब्रिटिश प्रांत में 293 और 96 किस में होंगे, कहीं ना कहीं देसी रियासतों में। कि इलेक्शन ऐसा होगा। दूसरा, इलेक्शन किस आधार पे होगा, इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसके आधार पर होगा, जो कि हम प्रेसिडेंट इलेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब इनडायरेक्ट होगा। वोट डालने का अधिकार कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी थी नहीं कि सभी लोगों का वोट देने का अधिकार है। वोट कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को अधिकार था जिनके पास भूमि हो, जिनका टैक्स भरते हो, शिक्षित वर्ग हो, उन्हीं के लिए वोट डालने का अधिकार था, ठीक है ना। फिर इसी बेस पे आगे इलेक्शन कराया जाता है। इस इलेक्शन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश फ्रांस और देसी रियासतें इनडायरेक्टली चुन के जाना था ब्रिटिश प्रतिनिधि को, और जो देसी रियासतें थे वहां इलेक्शन नहीं होने थे। देसी रियासतों में कोई चुनाव नहीं होना था, देसी रियासतों को लोगों के अपने चुने हुए प्रतिनिधित्व को ही भेज सकते थे संविधान सभा में। ये पूरा डिस्कशन होने के बाद फिर संविधान सभा बैठती है, ठीक है ना। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय ज्यादा वोट जीत के आती है, ठीक है ना। देसी रियासतें हैं, इलेक्शन में भाग नहीं लेते क्योंकि इनको चुनना भी नहीं था, और उस समय स्थितियां ऐसी हो रही थी। और जो मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग थी उसने कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं अपने एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। फिर इसी के बाद जब 3 जून, ये डेट याद रखना, बड़ी खतरनाक डेट है, 3 जून 1947, जब माउंटबेटन प्लान आया, जिसने कि ये निर्धारित कर दिया था कि कहीं ना कहीं अब देश का विभाजन होना ही है, उसके बिना बात नहीं बनने वाली, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद, इलेक्शन होने के बाद फिर जो मुस्लिम लीग भारत में रह गई थी और जो भारत के पाकिस्तान में चले गए थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में, वो सब संविधान सभा से अलग हो गए थे, लेकिन जो भारत में ही मुस्लिम रह गए थे वो सब संविधान सभा में सब शामिल हो गए थे। तो ये है हमारी संविधान सभा। फिर संविधान सभा के सामने चुनौतियां क्या थी वो हम समझेंगे। संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां, संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां। संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां बहुत सारी थी, जैसे कि सबसे पहले चुनौती विचारधारा की चुनौती थी। विचारधारा की चुनौती, क्योंकि विचारधारा की चुनौती इसलिए क्योंकि जो संविधान सभा में लोग थे वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। कुछ लोग गांधीवादी थे, ठीक है,
कुछ समाजवादी थे, जैसे नेहरू वगैरह समाजवादी थे, कुछ मार्क्सवादी थे, जो भी जैसे हमने वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कुछ व्यापारी लोग थे, पूंजीवादी थे, ठीक है, और फिर एक और अंबेडकरवादी थे। ये चुनौतियां थी। दूसरी अगर चुनौती की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र निर्माण की, कि राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हो गया था और देश में भयंकर दंगे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को लेके जो समाज में विभाजन हो गया था उसको लेके चुनौती थी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी, ठीक है ना। तीसरी हम समाज में व्यवस्था करें, अब राष्ट्र निर्माण से ही निकलेगी वो कि भाई देश का विकास करना है, तो विकास के लिए भी अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई समाजवादी वाला मॉडल अपनाना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, जिसमें नेहरूवियन वगैरह थे। कुछ गांधी वाली बातें करते थे, जो कल हमने समझा था कि कहीं ना कहीं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, गांधीवादी थे। कुछ व्यापारी लोग थे, पूंजीवादी, क्योंकि संविधान सभा को अगर हम समझेंगे तो कुछ उस पर आंतरिक प्रभाव भी थे, कुछ बाहरी प्रभाव थे, क्योंकि उस समय अगर दुनिया में देखोगे तो कहीं ना कहीं समाजवाद की लहर चल रही थी, क्योंकि एक सर वो रूस था, चाइना में भी वो सब चल रहा था। पूंजीवादी ये था अमेरिका वगैरह जो इतना विकसित हो गया था, लेकिन गांधी बाबा जो कहीं ना कहीं भारत की एक स्थिति को जानते थे, समझते थे, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है संविधान सभा के बारे में, ठीक है ना, कि संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या चुनौतियां नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस में अगर हम दूसरी चीज को पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरा जो पॉइंट लिखा गया है सिलेबस में, दूसरा पॉइंट लिखा गया संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका व राष्ट्रपति व संसद, ठीक है ना, इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखो संघीय कार्यपालिका में भी वैसे भी ये सब चीजें आ जाती है जो इन्होंने अलग से लिख रखी हैं, क्योंकि ये संविधान का भाग 5 में इसकी बात की गई है, ठीक है ना, भाग 5 में, जिसमें कि कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका में जैसे कि राष्ट्रपति की बात की गई है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की समझेंगे हम, फिर संसद के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, फिर सीएजी के जो पद होते हैं वो समझेंगे, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, इसको महानियंत्रक महालेखक परीक्षक बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। संसद यहां लिखी गया, तो संसद जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, इसमें हम समझेंगे इनका कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं, इनको विशेष अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि सांसदों को बहुत सारे विशेषाधिकार रहते हैं। विशेषाधिकार के बाद हमें इनके जो कुछ इसमें मनोनीत होते हैं, तो वो किस आधार पर होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो सब समझेंगे, ठीक है। संसद, यहाँ से अगर हम राष्ट्रपति के बारे में समझें, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो समझेंगे, निर्वाचन के बाद पद मुक्ति कैसे होती है वो समझेंगे, ठीक है ना। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जो कि अनुच्छेद 123 में दी गई, विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, ठीक है ना, प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, स्वविवेक की शक्तियाँ, स्वविवेक की शक्तियाँ, वीटो, वीटो की शक्ति, ठीक है, ये सब हम समझेंगे। वीटो के बाद फिर हम थोड़ा कंपेयर भी कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे,
अमेरिका से और ब्रिटेन के महाराजा से, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया है, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, तो उसको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये भारत का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की तरह पावरफुल है या ब्रिटेन की तरह सिर्फ एक रबर की मोहर है। तो हम तुलना कर लेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की तुलना, राष्ट्रपति पद की तुलना किससे करेंगे? ब्रिटेन और अमेरिका से, ब्रिटेन और अमेरिका से। ठीक है, ये चीज समझेंगे हम। तो ये हो गया हमारा सेकंड, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पर। जो थर्ड इन्होंने लिखा है किसमें? भारत का संवैधानिक विकास। उसमें क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका व न्यायिक व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका व न्यायिक व्यवस्था। इसको समझ, देखो संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझना हमने। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास क्या क्या शक्तियां हैं, जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जज की सैलरी कितनी होती है, जज का काम क्या होता है, वो सब हमें इसमें समझना है। ठीक है ना? जज को पद मुक्ति कैसे कर सकते हैं, जज के पास पावर क्या होती है, और पूरा का पूरा न्यायिक व्यवस्था मतलब जुडिशरी सिस्टम चलना। तो जुडिशरी सिस्टम का सीधा सा मतलब यह होता है, देखो किसी भी सरकार या किसी के राज्य के सामने मुख्यतः तीन चुनौती होती है। तीन चुनौती में से पहली चुनौती क्या होती है? कानून का निर्माण करना। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, अभी वर्तमान जो सरकार है ये यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली चुनौती क्या होती है? कानून का निर्माण करना। तो अभी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कानून का निर्माण करना। जैसे यूसीसी है तो ये कानून का निर्माण करना, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है किसी भी सरकार या राज्य के पास। ठीक है ना? दूसरी चुनौती क्या होती है कि कानून तो भाई बना लिया है, लेकिन अब कानून का क्या है? एप्लीकेशन, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, ये चुनौती होती है। फिर इसके तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है, और दुनिया में सब जगह जहां जहां राज्य व्यवस्था, जहां जहां राज का राज होता है। ठीक है ना? चौथी वो तीसरी क्या होती है कि कानून से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, अब वो विवाद चाहे व्यक्ति के व्यक्ति से हो, वो चाहे विवाद व्यक्ति से व्यक्ति के, ठीक है ना, या व्यक्ति से राज्य के, राज्य के, या राज्य के राज्य से, या कानून को लेकर कुछ हो, कानून को लेकर विवाद, लेकर विवाद। ठीक है? तो इस सब ये कौन देखेगा? ये देखिए कहीं ना कहीं कौन? विधायिका। ये कौन देखेगा? कार्यपालिका। ये कौन देखेगा? विधायिका। और ये कार्यपालिका। ठीक है ना? और ये कौन आ जाएगा? कहीं ना कहीं न्यायपालिका। तो जो न्याय व्यवस्था का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं कहां से संबंधित है? इससे संबंधित है। ठीक है? तो संघीय न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था में यही हमें समझना है, क्योंकि न्याय व्यवस्था का काम क्या है? यही काम है, कानून सम्मत है या नहीं है उन चीजों को समझना और जानना। ठीक है? अब इसके आगे जो फोर्थ पॉइंट पर हम आते हैं, जो फोर्थ पॉइंट पे लिखा है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये कहने को तो बड़ा छोटा टॉपिक है, जो कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया गया है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि देखो संविधान संशोधन का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी संविधान जब बनाया जाता है तो संविधान बनाने से पहले जो पास्ट रहता है, मतलब हर एक देश का एक इतिहास रहता है, इतिहास देखा जाता है, इतिहास में जो भी कुरीतियां रहती हैं वो सब वर्तमान में उन सबको खत्म करके और संविधान को इस अनुसार भी बनाया जाता है ताकि वो भविष्य के हिसाब से काम कर सके। क्योंकि देखो आज जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वर्तमान में, जैसे कि इधर हम अगर लिखें 1950 जब संविधान हमारा बनके थे, वर्तमान में राजनीतिक, वर्तमान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक भी ले सकते हो, वो सामाजिक के अंतर्गत। देखो, तो वर्तमान में जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वो हमेशा तो ऐसी रहने नहीं वाली, क्योंकि समय के हिसाब से बदल देते हैं और प्रकृति का नियम ही है बदलाव। तो जो आज सामाजिक व्यवस्था है वो कल रहेगी ना रहेगी। जैसे कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता थी, तो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन की पावर या संविधान की पावर है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने थे हमारे एससी समुदाय से, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो एसटी समुदाय अनुसूचित जनजाति से आती हैं, ठीक है ना। झारखंड के सीएम जो चंपन सोरेन बने हुए हैं, एमपी के मोहन यादव, तो कहीं ना कहीं का वर्तमान, उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, अभी परिस्थितियां बदल गई हैं। तो क्या संविधान संशोधन की शक्ति इसलिए ही दी जाती है ताकि जो आज की परिस्थितियां हैं कल की परिस्थितियों के हिसाब से संविधान उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो संविधान है वो जड़ता हो जाएगा, जड़ता मतलब डेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है। अब विवाद जो होते, विवाद यहां ये उठता है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया हो वो कैसी ली जाए, मतलब कठोर प्रक्रिया या लचीली प्रक्रिया, रिजिड या फ्लेक्सिबल, लचीली प्रक्रिया, इसको लेकर डिबेट हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर डिबेट हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा की डिबेट में अगर देखें तो इसमें दो श्रेणी के लोग थे जिनका यह मानना था कि संविधान में संशोधन थोड़ा कठोर होना चाहिए, कुछ लोग थे जिनका कम होना चाहिए। कठोर में जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी, प्रोफेसर केटी शाह, बीएन राव, इन सब का मानना क्या था कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो वो थोड़ी क्या हो, कठोर हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इनकी प्रक्रिया कहती थोड़ी फ्लेक्सिबल, लचीली होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में, लेकिन इन दोनों के बीच का हमने रास्ता निकाल लिया। बीच का रास्ता एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए जिनको कुछ लंपट थे, वो जेनिक जर्मनी के थे, उनसे ये विधि ली गई है, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि संविधान संशोधन की हमने अनेक विधियां अपना ली हैं। अनेक विधियां मतलब कि जहां में कठोर चाहिए कठोर, जहां में लचीला चाहिए लचीला। जैसे कि संविधान संशोधन में पहले क्या है कि संसद को यह पावर दी गई है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से यह संशोधन कर सकती, ठीक है ना। ये बड़ा आसान है और सबसे ज्यादा जो संशोधन किए जाते हैं इसी के हिसाब से किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी को लेके जो अंबेडकर थे, अंबेडकर ने यही कहा था कि अगर कोई भारत के संविधान से इत्तेफाक रहता है या नाराज रखता है तो उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ 2/3 बहुमत ही चाहिए संसद में और वो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। दूसरा इसमें यह होता है कि कम से कम हमें आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है कुछ मुद्दों पर, आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है, ठीक है ना, सहमति लेनी पड़ती है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पर। तो संविधान संशोधन हम जब भी पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रोविजन देखेंगे, प्रोविजन के बाद क्या कहा है क्या नहीं कहा गया वो सब देखेंगे, और आप आराम से नोट्स भी मेकिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पर। ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ में क्या लिखा गया, फिफ्थ में कहीं ना कहीं नागरिकों के, फिफ्थ में नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकार, और पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, हम समझेंगे भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं भाग 3 में 12 से 35 तक दिए गए हैं, ठीक है ना। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 क्लॉज 1 में ये कहा गया कि राज्य संविधान से पूर्व जितनी भी विधियां हैं मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगी वहां तक समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो दिए गए हम 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
23-24 कहीं ना कहीं हमें गिरफ्तारी से संरक्षण जो है प्यूनिटिव निरोधक बोलते हैं, ठीक है ना। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षण संस्था का अधिकार जो कि मूलतः अल्पसंख्यकों से संबंधित है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर राज्य के नीति निर्देशक का कई भाग 4 में जो 36 से 51 तक दिए गए हैं वो हम समझेंगे, जिसमें पंचायती राज से समस्या है। आर्टिकल 37 जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 39 समाजवाद से संबंधित है, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कर्तव्य जो कि 51A में दिया गया, ठीक है ना। कर्तव्य जो कि 10 कर्तव्यों की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य क्या रहेंगे, ठीक है। और कर्तव्यों के बारे में हम समझेंगे कि ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाए गए थे। उस समय बहुत विवाद भी हुआ था, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कर्तव्य होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य का कर्तव्य हो जनता के प्रति। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का कर्तव्य होगा किसका, राज्य के प्रति। किसमें, इसमें क्या व्यक्ति की शक्ति को कम और राज्य की पावर को बताया जाता है, ठीक है ना। किसी अगर लोकतांत्रिक देश में हम समझेंगे, लोकतांत्रिक देश सिर्फ जापान में, सिर्फ जापान में ही फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, मौलिक कर्तव्यों की बात की, और किसी में नहीं। हमने जो लिए थे, हमने कहीं ना कहीं यूएसएसआर से लिए थे, जो वर्तमान में अभी रूस है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ बोलते थे, वहां से हमने ये लिए थे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 5th यूनिट। इसके बाद है 6th यूनिट। 6th यूनिट में बात किसकी कही है, प्रादेशिक व राज्य की संवैधानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय संवैधानिक, संवैधानिक व संविधिक, संवैधानिक व संविधिक आयोग, संस्थाएं व आयोग, संस्थाएं व आयोग, इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो संवैधानिक क्या होता है, संविधिक क्या होता है, वो हम आराम से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर संस्थाओं की बात करें, संस्थाएं, ठीक है, तो संस्थाएं 2-3 टाइप की होती है। पहली क्या होती है, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी क्या होती, गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। तीसरी क्या होती है, तीसरी अगर हम समझेंगे तो संविधान इतर संस्थाएं, संविधान इतर संस्थाएं, ठीक है ना। इसमें हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें आ जाएंगी एक संविधिक संस्थाएं जिसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और दूसरी आ जाएगी क्या, कार्यकारी संस्थाएं, ठीक है ना। तो देखो जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्था का सीधा सा मतलब यह होता है कि जिनमें, जिनका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है, जिनका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, यूपीएस, ये मतलब जिनका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन है। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, जो संविधान विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, ठीक है ना। तो इसमें जैसे नक्सल वगैरह हो गया, नक्सल की जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। एक वो सिमी था, ठीक है ना, सुना हो। और अभी जो सरकार ने बैन कर दिया जो पीएफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये संविधान विरोधी संस्थाएं, ठीक है ना। अब अगर संविधान इंतर संस्थाओं को समझे, संविधान इंतर संस्था का मतलब ये होता है वे संस्थाएं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन जो संविधान के आदर्शों, आदर्शों व मूल्यों के अनुकूल हो, मूल्यों के अनुकूल हो, मूल्यों के अनुकूल हो, इनको बोलते हो। इसी में आती है कौन सी, संविधिक संस्थाएं और कार्यकारी संस्थाएं। संविधिक संस्थाएं में वो सारी संस्था आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं किसके, संसद के कानून के द्वारा बनाई गई हो,
संसद के कानून से निर्मित हो। जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है ना, ये हो गया। और कार्यकारी में कौन सी आ जाएंगी? जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित हो, जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित हो, इसमें आ जाएगी कौन सी? जैसे नीति आयोग सुना हो, ठीक है ना, नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझाना है? प्रादेशिक राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय भी समझना है और प्रादेशिक। राष्ट्रीय में जैसे पीएससी आ जाता है जो, ठीक है ना, ये सब चीजें हमें समझना है। ये हो गया हमारा प्रादेशिक राष्ट्रीय संवैधानिक। ये हमारा कौन सा है? भारत का संवैधानिक व्यवस्था है जो। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में क्या है वो एक ही चार्ट पे हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास में क्या दिया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास नहीं, व्यवस्था, ये बार बार विकास आ जाता है, व्यवस्था, ठीक है। इसमें इन्होंने हमसे 3 चीजें पूछी है, तीनों चीजों को हम एक ही चार्ट पे समझ लेते हैं और आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। पहली चीज इन्होंने हमसे क्या पूछी है कि राज्य की कार्यपालिका, तो सीधा सा मतलब है इसमें हमें राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। राज्यपाल का कार्य क्या है, संविधान में प्रोविजन क्या है 163, ठीक है ना। राज्यपाल की शक्तियां क्या है, वही शक्तियां जो राष्ट्रपति की शक्तियां रहती, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है। राज्यपाल, ठीक है ना। फिर मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। फिर मंत्रिमंडल, ठीक है ना, मंत्रिमंडल। फिर विधानसभा, ठीक है ना। इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फिर दूसरी चीज क्या आ जाएगी, उच्च न्यायालय भी हमें समझना है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, इसको समझेंगे ये। फिर आ जाएगी यहाँ पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसको हम समझेंगे। नगर निगम क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, ठीक है ना, जिला परिषद क्या होता है, वो सब हम समझेंगे। इनका इलेक्शन कैसे होता है, उन सब चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे और बाकायदा नोट भी करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में क्या जो हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश का शासन, गुड गवर्नेंस, मध्य प्रदेश में शासन या सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिख लो क्योंकि उधर अभिशासन भी लिख दिया है कहीं कहीं, तो गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो अभिशासन, अभिशासन इसका मतलब होता है गवर्नेंस, ठीक है ना। तो गवर्नेंस मतलब शासन, शासन के अंदर क्या क्या आता है, प्रशासन वगैरह, वो हम समझेंगे। जैसे ई गवर्नेंस क्या होता है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या होता है, सिंपल हो, मोरल हो, ठीक है ना। स्मार्ट गवर्नेंस क्या होता है, ये सब चीजें हमें इसमें समझ लेंगे, ठीक है ना। ई गवर्नेंस क्या होता है वो हम इस किसमें, गवर्नेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हमें कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट वगैरह समझने पड़ेंगे, आईटी एक्ट, ठीक है ना। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, ये हमें समझना पड़ेगा 2005, ठीक है ना। ये सब वो चीजें हो गई जो हमें कहीं ना कहीं सिलेबस में जो हमें दी हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन इसके इतर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब वो इतर क्या पढ़ना पड़ेगा, हम वापस सिलेबस पर चलते हैं, ठीक है ना, वापस सिलेबस पर चलते हैं।
जो कहीं ना कहीं पहले लिखवाया था। देखो वापस हम वहीं से बात शुरू करते हैं, ठीक है ना, कि इन्होंने क्या क्या इसमें नहीं लिखा है वो हम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो क्या संविधान सभा, तो इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना, ये समझेंगे, क्योंकि इसके बिना हम संविधान सभा पे डायरेक्ट आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व संसद, ठीक है ना, भारतीय संविधान का विकास, इसमें देखो इन्होंने कहीं ना कहीं क्या नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्य लिखे हैं, प्रस्तावना नहीं लिखी है, तो हम प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रस्तावना तो क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन है, और बिना दर्शन के कोई विषय पढ़ा जाए तो उसमें कुछ मजा ही नहीं है, ठीक है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने सिटीजनशिप का इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि नागरिकता से संबंधित कोई सवाल भी नहीं आते, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि बिना नागरिकता समझे कोई मतलब ही नहीं है। और वर्तमान में नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक है ना, और वर्तमान में इससे संबंधित जो अभी सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी है, तो ये क्या मुद्दे हैं इनको हम समझेंगे, ठीक है। और इसमें संविधान संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गए, ठीक है, राज्य के संबंध में हो गए, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें समझना है। और भी जो इसमें पॉइंटेड होंगे वो हम समझ लेंगे, जैसे सीएजी वगैरह हुए, ठीक है ना, भारत का महान्यायवादी सीएजी, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इसके बारे में हम समझेंगे। इन सब बातों को हम एक एक करके समझेंगे। तो हमारी रणनीति क्या होगी कि जो हम अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगले क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके हर एक चीज को पढ़ते रहेंगे। हम कोई भी टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी, कोई टॉपिक को हमें पढ़ना है कैसे, पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। पीटी के अकॉर्डिंग तीन चीज समझी थी हमने, क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन के बाद फैक्चुअल, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद हम कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि हमने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना के बाद जो भी सवाल एमपीपीएससी में आए हुए हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी।